नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने हालात को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। तारीख ब तारीख के बीच अब सीज फायर कितना करीब है, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ताजा घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने 8 अप्रैल सुबह 5:30 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि अपने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी और तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नरक जैसी धमकी भी दी है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ईरान की सारी पावर छीन ली जाएगी, जो सीधे तौर पर बड़े सैन्य या फिर रणनीतिक कदम की तरफ इशारा करता है। इस बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गॉड इज गुड कोडवर्ड के जरिए एक अमेरिकी एयरमैन ने जिंदा होने का संकेत भेजा था। इस एयरमैन पर करीब 62 लाख रुपए का इनाम बताया जा रहा था, जो इस पूरे घटनाक्रम को और भी रहस्यमय बना देता है। अब सभी की नजरें 8 अप्रैल की सुबह टिकी हुई है। क्या सीज फायर होगा, ये टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है या आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल वैश्विक तनाव चरम पर है और हर पल हालात बदल रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। अड़तालीस घंटे का अल्टीमेटम, मुश्किल है खत्म होगी जंग। सीज फायर को ट्रंप बेताब, ईरान नहीं दे रहा भाव। हॉर्मुज पर फंसा पेच, महाजंग का अगला फेज। युद्ध विराम की बात, ईरान पर क्यों बमों की बरसात। सीज फायर वर्सेस फायर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर कोई बात बन पाई है और ना ही दोनों पक्षों की ओर से युद्ध खत्म करने पर बातचीत सफल हो पाई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम तो दिया है, लेकिन ईरान पर ट्रंप के किसी भी धमकी का असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। ईरान की हेकड़ी पर ट्रंप तमतमाए हुए हैं। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया है कि अगर बात नहीं मानी गई तो ईरान को नरक जैसे हालत में पहुंचा दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि अगर ईरान मंगलवार 7 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे तक हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए कुछ नहीं करता है तो उनके पास ना तो कोई पावर प्लांट बचेगा और ना ही कोई पुल सुरक्षित होगा। ईरान को ट्रंप कितनी भी धमकी दे रहे हैं, समझौता करने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान ने भी तेवर दिखाते हुए कह दिया है कि अमेरिका की शर्तों पर इस युद्ध को खत्म नहीं करेंगे। कोई भी बातचीत हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही की जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप की धमकी पर जिम्बाब्वे स्थित ईरानी दूतावास ने तंज भरे अंदाज में जवाब दिया है। दूतावास ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट की चाबी खो गई है। ईरान के कुछ अन्य दूतावासों ने भी सोशल मीडिया पर ट्रंप का मजाक उड़ाया है। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद ईरानी दूतावास ने तंज कसते हुए कहा कि चाबी फूलदान के नीचे है, दोस्तों के लिए रास्ता खुला है।
ट्रंप के अल्टीमेटम का ईरान पर कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। ईरानी दूतावास ट्रंप के मजे ले रहे हैं, इसलिए ट्रंप भड़के हुए हैं। जहां एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल ईरान पर हमले भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब सीज फायर की बात हो रही है तो अमेरिका इजराइल की तरफ से फायर जारी क्यों है? क्या ऐसी स्थिति में ईरान मानेगा, जबकि ईरान के तेवर जंग की शुरुआत से लेकर अब तक झुके नहीं हैं और जिस बात पर ट्रंप जंग खत्म करना चाहते हैं उस बात को फिलहाल ईरान मानने को तैयार नहीं। यानी हॉर्मुज पर ईरान हाँ नहीं कर रहा है, जिस पर ट्रंप का गुस्सा लगातार धधक रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि 48 घंटे बाद भी ईरान हॉर्मुज नहीं खोलता है तो क्या ट्रंप वाकई में ईरान का नामो निशान मिटा देंगे या फिर ट्रंप की धमकी फिर से हवा हवाई साबित होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को डरा रहे हैं? क्या अब ईरान पीछे हट जाएगा? बुधवार को आखिर क्या होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार, भानु प्रताप सिंह जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले टीपी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। सर, एक आखिरी अल्टीमेटम ईरान को दिया गया है, सभी की नजरें अब टिकी हुई है कि आखिर वेडनेसडे को होगा क्या? क्या ईरान सच सरेंडर कर देगा? जी, ये वाला अल्टीमेटम कुछ रियल लगता है। कारण ये है कि पिछले एक महीने कुछ दिन के युद्ध में ये ऐसी स्थिति आई कि जब अमेरिका ने अपने पायलट को रेस्क्यू किया, उस हालत में जो सरप्राइज अटैक नहीं था या सरप्राइज घुसपैठ नहीं थी, बाकायदा ईरान ने एक इनाम तय किया हुआ था कि जो उस वेपन सिस्टम ऑफिसर को पकड़ेगा उसको इतने पैसे दिए जाएंगे। ये जानते हुए भी, और वहां पे करीब करीब 1000 से ज्यादा IRGC के लड़ाकों की मौजूदगी के बाद भी और बहुत सारे ईरान के लोगों के बाद भी उसको रेस्क्यू करना, चाहे जितने उसमें हवाई जहाज लगे हों, मान लिया, चाहे जितना नुकसान हुआ हो, लेकिन इससे ये साबित हो गया कि ग्राउंड ऑपरेशन कैन बी डन। और हालांकि कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उनका एम ये भी था कि वो इसके साथ साथ जो यूरेनियम है इस्फहान में, उसको भी साथ के लेके आने वाले थे और वहाँ भी बॉम्बिंग हुई थी, वहाँ पे उनका C-130 ट्रैक किया गया था। मतलब कि ये इंस्टेंस के बाद अमेरिका ने अब तक जितनी बार कहा उसमें एक्सटेंड तो किया, 48 घंटे के बाद 5 दिन, 5 दिन के बाद 10 दिन, अब 10 दिन के बाकी 24 घंटे बचे हैं। इस 24 घंटे में आप नोट कीजिए, अब तक जब भी कहा गया कि हम फला तारीख से काम आपके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देंगे, ये पहली बार है जब ये कहा गया है कि मंगलवार को 8 बजे के बाद अगर हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो 8 बजे के बाद तुम्हारे पावर प्लांट और पुल ये इतिहास बन के रह जाएंगे और 12 बजे तक, यानी कि 4 घंटे में 12 बजे तक ये अटैक कर दिए जाएंगे। 4 घंटे में तुमको नर्क बना दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो कितना बड़ा नुकसान। बात हो रही है कि मदर ऑफ ऑल बम गिराया जाएगा, लेकिन अब अगर ईरान की तरफ से देखें, मरता क्या ना करता, उसकी जो हथियार है वो बहुत कम रह गए हैं, चलिए सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन उसके पास एक बड़ा भारी हैंडल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पानी है वो शैलो है और अलावा शिपिंग लेन को छोड़ के, और उस शैलो वाटर में करीब करीब 50 से 60 मीटर नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, जैसे उसकी फैल्कन की हैं, टाटा TNG की हैं, ये केबल्स हैं और ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ती हैं। ऐसे ही ये केबल्स रेड सी में भी हैं। दोनों जगह ईरान और ईरान की प्रॉक्सी के कंट्रोल में है और इन केबल्स को आराम से 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि उनका कोई छोटा जहाज का जो एंकर होता है उसको ऊपर ना उठा के खुला छोड़ दे और एक जगह से A से B तक पास कर दे, वो केबल कट जाएगी। वो केबल कटने का मतलब क्या होगा कि कितना बड़ा भारी
इंटरनेशनल कम्युनिटी को नुकसान होगा। एक चीज में नहीं, अब सब समझते हैं कि आजकल आपका टीवी हो या आपका सैटेलाइट हो या आपके घर के काम हो या बैटरी हो या फला हो, सब जो है वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो काटी जा सकती हैं। जब वो ईरान ये देखेगा कि मैं मर ही रहा हूँ, तो फिर मैं मरते मरते ये क्यों ना करूँ। और इन दोनों में से अमेरिका करे या ईरान करे, इन आइदर केस दिस इज गोइंग टू बी a very big disastrous catastrophic action for the humanity and for the world। बट एक सिल्वर लाइन है। सिल्वर लाइन ये है कि बातचीत चल रही है प्रोबेबली मस्कट में, और जो 2-3 कंडीशंस मेन रखी हैं, कंडीशंस रखी जाती हैं बाद में ड्रॉप करने के लिए। मैं कहूँगा मेरी 10 शर्तें हैं, मैं 10 शर्तें रखने से पहले सोच लेता हूँ कि इनमें से 6 शर्तें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने कह के बाद में एग्री कर लूंगा कि अच्छा इन्हें छोड़ दो, मेन शर्त रह जाए। तो मेन जो 2-3 शर्त ईरान की हैं, उनमें एक तो ये है कि भाई ये दोबारा हमारे ऊपर अटैक ना हो, ये गारंटी दी जाए। दूसरा जो 15 शर्तों में शामिल नहीं था वो ये है कि हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल अटैक बंद करे। अब ये शर्त मानी जा सकती है, दोबारा अटैक ना किया जाए, ये शर्त की जा सकती है। लेकिन ये है ना कि ईरान ने तो पहले भी ये शर्तें रखी थी, अगर अमेरिका को मानना होता तो वो मान लेता, आखिरी अल्टीमेटम क्यों देता। आऊंगी अच्छे से समझेंगे इसको भी। अरविंद जी मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि कल का दिन बेहद अहम हो जाता है। जो अल्टीमेटम, जो तारीख डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई कि 9 अप्रैल तक ये युद्ध खत्म हो जाएगा, कल आखिरी अल्टीमेटम, अगर ऐसा नहीं ईरान करता है, बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है या अपना कदम पीछे नहीं करता, स्टेट ऑफ हार्मुज अमेरिका के लिए नहीं खोलता है, तो बहुत बड़ा हमला होगा। सर क्या लग रहा है, वो रात आखिरी रात ईरान के लिए होगी या फिर बातचीत से कोई समाधान निकल जाएगा, या ईरान फिर से कुछ शर्तें रख सकता है? देखिए, ये सब कुछ नहीं होने वाला है जैसा कि प्रेडिक्शन किया जा रहा है। ये इसलिए नहीं होने जा रहा है कि अगर होगा बॉम्बार्डमेंट तो उसके लिए तो ईरान पहले से ही तैयार है, और अगर बातचीत का कहीं कोई प्लेटफॉर्म है तो वो पाकिस्तान के जरिए ही शुरू होता है, और कहीं का भी कोई प्रेडिक्शन करने का कोई मतलब नहीं है, या कि ये कहना कि इस बार का जो अल्टीमेटम है वो फुल एंड फाइनल है और होके रहेगा। वैसे एक दिन की बात है, एक दिन में पता भी चल जाएगा, पर परिस्थितियां ये बताती है कि ऐसा नहीं होगा। इसका कारण एकदम साफ है, ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड्स होने वाला नहीं है, चाहे कितने भी प्रेडिक्शन करो, क्योंकि इराक में जब ये होने वाला था तब दरअसल वहां सोल्जर्स पहुंच चुके थे और पूरी तैयारियां हो चुकी थी। अमेरिका की ऐसी कोई तैयारी अभी के वक्त में नहीं लग रही है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। वहां के जितने भी जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय उसके खिलाफ है, तो बूट्स ऑन ग्राउंड किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। और अगर ये हो जाता है बम्बार्डमेंट, तो फिर उसके बाद में मान लो सीवियर बम्बार्डमेंट हो गया, तो उसके बाद में जो ईरान रिटेलिएट करेगा उसके लिए यूनाइटेड स्टेट तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में ये जो पूरा का पूरा जो बिजनेस ट्रेड वगैरह जो है वो दशकों पीछे चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता, ये केवल धमकी से ज्यादा कुछ नहीं है, और वैसे भी एक दिन की बात है, एक दिन हम इंतजार कर लेते हैं, अंदाज लग ही जाएगा कि क्या है। एक और जो रियलिस्टिक बात है कि जो जब हम जो फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल्स हैं उनके कट करने की बात कर रहे हैं, ऐसा करके ईरान बिल्कुल गलती नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे में बाकी सारे देश उसके दुश्मन बन जाएंगे, और स्टार लिंक के लिए वो अपने लिए एक तरीके से मैदान खुला छोड़ लेगा, जो कि अमेरिकन कंपनी है। तो ये दोनों ही चीजें हैं, मुझे लगता है कि इनके रिलेशंस को इसी आलोक में देखना चाहिए। और एक खास बात यह है कि बातचीत अभी हो रही है वो पाकिस्तान के चैनल के जरिए हो रही है, और कोई तीसरा चैनल ओपन नहीं है। और जो ईरान को जो अभी यूनाइटेड स्टेट ने जो शर्तें भेजी थी उसको उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया है, और उन्होंने अपना कोई मेरे अंदाज से कोई 10 पैराग्राफ का एक कोई नया उन्होंने प्रपोजल रखा है कि ये इस पे बात करिए तो हम लोग तैयार। ठीक, काजी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका ये हमला करता है हम पर तो उसका अंजाम भी उतना ही बुरा होगा। अब जाहिर तौर पर इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन भी है, अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा। सर ये युद्ध किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको?
देखिए, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे मैम कि ये युद्ध इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जिस तरह से ट्रंप चाहता था या ट्रंप बात करता है, जैसे त्यागी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो ताकतवर है, वो सब कुछ जो कह रहा है वो कर देगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ताकतवर होता है वो गीदड़ धमकियां नहीं देता है। जब वॉर चल रहा है, जब जंग चल रही है, तो उसमें अल्टीमेटम देने का कोई तरीकाकार रहता नहीं है। इसका मतलब कि वो नहीं है जो वो कह रहा है। और जंग है, जंग में तो ईरान तैयार है, रिटेलिएट कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है। लेकिन वो तो जानता है कि वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता है अमेरिका के आगे। लेकिन अगर ये जंग बढ़ती है, आगे जाती है, जैसे अरविंद सर कह रहे हैं, तो वो सारी चीजें, हर चीज की एक पैरामीटर्स है। जैसे ये कह रहे हैं कि फाइबर केबलिंग को ईरान नहीं छेड़ेगा। देखिए, वो सूझबूझ से, ईरान भी सूझबूझ से चल रहा है। सूझबूझ होना बहुत जरूरी है। ट्रंप की सूझबूझ जो है वो मुझे लगता है वो पागल हो चुका है। वो जिस तरह की बातें कर रहा है और जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह की अब्यूसिव लैंग्वेज अब वो यूज करना शुरू हो चुका है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अमेरिका के लोग उसके खिलाफ है, अमेरिका की यूएस कांग्रेस उसके खिलाफ है। देखिए, बाहर वालों से आप लड़ लेंगे, लेकिन जब घर के आपके मेंबर्स आपके अगेंस्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेट करता है। और ट्रंप टोटल फ्रस्ट्रेशन में है। और ये बातें कर रहे हैं, देखिए, आप जंग लड़ रहे हैं, आप जो उड़ाना चाहते हैं उड़ाते जाइए, आप ईरान को हासिल करना चाहते कर लीजिए, तो बोलते क्यों हैं आप? ये जो बार बार बोलना होता है, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ वीकनेस। देखिए, और मैं समझता हूं अगर ये जंग ज्यादा लंबी जाती है, बढ़ती है, तो इसमें सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं होगा, बहुत से लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। और डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का मतलब है कि जो ग्राउंड महीने बाद अमेरिका ने खोनी है, वो 5-10 दिनों में खो लेगा। मैं आपको ग्लोबली बता रहा हूँ, ये नहीं कि वो ताकतवर नहीं है, हम तो मानते हैं वो ताकतवर है, सारी दुनिया मानती है। लेकिन जो एक डिग्निफाइड तरीका होता है, जो इंटरनेशनल लॉ के तरीके होते हैं, वो अभी आज भी मैं देख रहा हूँ वो नाटो को बोल रहा है कि वो तो कागजी शेर है। ये बातें जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट को जचती नहीं है। और ये कोई तरीकाकार नहीं होता है दुनिया को चलाने का और दुनिया की ठेकेदारी लेने का। आप देख लीजिए, जैसे अरविंद सर ने कहा, एक दिन की बात है, देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये जंग चलती रहेगी और ये अटैक पे अटैक करता रहेगा और ये भी कहता रहेगा कि हम बातचीत करने को तैयार है। ये जो साइको तरीके से वो इस चीजों को चला रहा है, वो कहीं इसमें कोई कामयाबी जो है वो ज्यादा देर तक नहीं ले पाएगा। ठीक है भानु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ब्लफ कर रहे हैं और अपने बयानों से भी बार बार पलट रहे हैं। आने वाले समय में तस्वीरें और भी ज्यादा बदल सकती है। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं अभी? देखिए, अभी हमारे सारे जितने भी, चाहे कर्नल साहब हैं, अरविंद जी हैं, काजमी साहब हैं, सबने एक कॉमन बात कही, एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड विद ट्रंप। चाहे यहाँ पर पैनलिस्ट हो, चाहे दुनिया के जो उसके जैसे भी नेटो के अलायंस थे, उस तक ने इस टाइम ट्रंप को, अमेरिका को आइसोलेट कर दिया। क्योंकि ये जो वॉर है, ये एक थोपा हुआ वॉर है पूरी दुनिया के ऊपर। और इसके जो रिपरकशंस हैं, अभी तक हम केवल डीजल, पेट्रोल, एलएनजी, इन चीजों को देख रहे हैं। क्रूड ऑयल का एक बाई प्रोडक्ट होता है, बहुत मेजर बाई प्रोडक्ट होता है प्लास्टिक। आप जापान और कोरिया में जाके देखेंगे, वहां पर प्लास्टिक की कमी हो गई है, वहां पर प्लास्टिक बैग्स नहीं है, मेडिकल सप्लाईज में प्लास्टिक नहीं आ रही है। अभी पाम ऑयल का जो रेट है वो कच्चे तेल के साथ अप डाउन होता है। एशियन पेंट, कई पेंट की कंपनी है जिन्होंने दाम बढ़ा दी। तो इसका केवल आप देखेंगे जिस तरीके से ट्रंप ने एक दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, और आज जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं और जो उनकी लैंग्वेज थी, वो मतलब अगर आप देखिए, हिरोशिमा नागासाकी से पूरा वर्ल्ड नहीं उभर पाया था। आप कह रहे हैं कि हम ऐसा बॉम्ब गिरा देंगे, विल स्किन देम। ये एक प्रेसिडेंट की भाषा नहीं है। आप इतना थ्रेटन, और वो उन्होंने सोचा था ईरान का एक इन एंड आउट ऑपरेशन होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था, ईरान को पता था कि आज नहीं तो कल इराक इन्वेजन के बाद, 2003 के बाद जब इराक का इन्वेजन करा था यूएस ने, तो ईरान जो है जब से प्रिपेयर कर रहा था, उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल अमेरिका विल इन्वेड ईरान। और आज अगर वहां पर होता है तो पूरा गल्फ बर्बाद हो जाएगा। एंड गल्फ का बर्बाद होने का मतलब, यूक्रेन वॉर चल रहा है 5 साल से, वहां से यूरोप की ऑलरेडी जो सप्लाई है एलएनजी की खत्म हो चुकी है। गल्फ खत्म होता है तो सबसे बड़ा क्राइसिस आएगा यूरोप के अंदर। पूरी दुनिया इसलिए इस टाइम ट्रंप को आइसोलेट, और जो वो लगातार करे जा रहे हैं, जैसे अभी कर्नल साहब बता रहे थे, 48 घंटे, फिर 5 दिन, फिर वो पूरे वर्ल्ड को एक ऐसी, दुनिया को एक ऐसी स्थिति में लाके, अमेरिका अपनी सप्लाईज के लिए कहीं भी निर्भर नहीं है। लेकिन उन्होंने, यूएन खत्म हो गया। आज देखिए यूएन की क्या क्रेडिबिलिटी है। नाटो को उन्होंने खुद खत्म कर दिया कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती थी उन्होंने खुद भी खत्म कर दिया। आप एक गुंडे की तरह आप बिहेव कर रहे हो एक कंट्री में। उन्होंने इन एंड आउट ऑपरेशन समझा था, आज कतर, वहां पर बहरीन, कतर से हमारी सबसे बड़ी गैस आती है। हम ही लोगों को आप देखिएगा
पाम ऑयल महंगा होने से साबुन महंगा हो जाएगा, डिटर्जेंट महंगा हो जाएगा, नमकीन खाने की चीजें, हमारी थाली तक एक आप देखिए, केवल मैं तो इंडिया का, अपने देश का, भारत का बता रहा हूँ। तो ये ट्रंप का जो एक डराना धमकाना और इस तरीके से, और अगर बाई चांस इन्होंने कोई ऐसी गलती कर दी, मतलब हम चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि वॉर खत्म हो, बातचीत से सुलझे, बातचीत से खत्म। पाकिस्तान का भी अरविंद जी कह रहे थे कि पाकिस्तान का, लेकिन मेरे को लगता है जो पाकिस्तान से बातचीत चल रही थी वो एक डेड एंड पे आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो सीज फायर की पेशकश करी थी कि 45 घंटे सीज फायर किया जाए, उसको ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया कि भाई हम एक कंप्लीट, क्योंकि वो कंप्लीट एंड चाहते हैं और प्लस एक एश्योरेंस चाहते हैं कि अमेरिका ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका का एक हैबिचुअल एक जो ऑफेंडर एक तरीके से मान सकते हैं ट्रंप बन चुका है, जो कहता है उसके बाद दोबारा उसी चीज को मतलब ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट करता है। तो ईरान ने जो एक पाकिस्तान से बातचीत शुरू हुई थी, तुर्की से बातचीत शुरू हुई थी उनके जरिए से, मस्कट से, वो एक इट्स एंड कंप्लीटली डेड एंड पे जा चुकी है। तो आज ये 24 घंटे हैं, ये बड़े डिसाइसिव हैं पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए और विश्व की ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि जो लोग मर रहे हैं, सबसे बात देखिए, दाम बढ़ रहे हैं, वहाँ बच्चों की मौत हो रही है। बिल्कुल। और देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ रहने वाला है बानू जी, ईरान की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा, क्या वाकई अमेरिका एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, सैन्य कार्रवाई को अंजाम देगा। त्यागी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं इस वक्त मिडल ईस्ट में, क्या लग रहा है सर, क्योंकि वॉर के कई फ्रंट खुले हुए, दुनिया कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ती जा रही है? जी, लग तो शायद सब लोग बता रहे हैं कि अभी तो एक ही दिन रह गया है, पता लग जाएगा क्या होने वाला है। और हम भी जो कुछ कह रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं, हो सकता है अमेरिका ये करे, हो सकता है ईरान ये करे। हम में से कोई ये तो नहीं कह रहा कि अमेरिका ये करेगा या ईरान ये करेगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा एक दूसरे एंगल से देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, कहने लगे साहब अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1 साल से ज्यादा भाग लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 3 साल से ज्यादा भाग लिया, वियतनाम में 8 साल से ज्यादा भाग लिया, अफगानिस्तान में तो 20 साल भाग लिया, इराक के युद्ध में 8 साल भाग लिया। मैं तो अमेरिका को अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, केवल 1 महीने 7-8 दिन ही हुए, तो लिहाजा ये कह देना कि मैं ही गलत कर रहा हूँ, पहले अमेरिका ने गलत नहीं किया, गलत होगा। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि साहब ईरान ने बहुत पहले से ये कहना शुरू कर दिया था, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। तो जितने प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, सारे अमेरिका ईरान के खिलाफ एक्शन लेना चाहते थे, मगर उनमें हिम्मत नहीं हुई, वो कागजी कार्रवाई करते रहे। उदाहरण के तौर पे जिमी कार्टर ने कहा हम ईरान के $8 बिलियन के एसेट्स को फ्रीज कर देंगे। फिर रोनाल्ड रेगन ने कहा हम उन देशों पे प्रतिबंध लगा देंगे जो अपने हथियार ईरान को बेच रहे हैं। फिर बिल क्लिंटन ने कहा कि हम अपनी कंपनियों को कहते हैं कि आप कोई ट्रेड ना करें ईरान के साथ। फिर जो जॉर्ज बुश आए, उन्होंने कहा ईरान इज एन एक्सेस ऑफ इवल। काम अगर किसी ने किया, ये तो सोचते ही रहे, काम अगर किसने किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने सुलेमानी को मारा और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने ये एक्शन लिया। अब बेशक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दुनिया भर के प्रदर्शन है, वो एक मैडमैन की तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी इज्जत को खराब कर लिया है अपने स्टेटमेंट को रोज करके। लेकिन ऐसे भी तो कुछ लोग होंगे जो अमेरिका में सोच रहे होंगे कि हमारा दुश्मन ईरान, और ईरान के खिलाफ सही मायने में अगर किसी ने उठ के अश्वमेध के घोड़े का लगाम पकड़ी है तो वो इस आदमी ने पकड़ी है। एक इसमें में भी सोच के देखें। पर कुल मिला के अब जो आपने सवाल पूछा कि जी अब क्या होने के चांसेस हैं, मुझे लगता है कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कोई ना कोई रास्ता हमेशा बचा रहता है। अभी भी चांसेस है, और अगर ना भी हो तो एक प्रस्ताव है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्या हो जाए, ये जो टर्की है, इजिप्ट है, सऊदी अरबिया है और पाकिस्तान है, इनके डिफेंस मिनिस्टर मिले, इन्होंने कोई बात रखी, प्रस्ताव रखा, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब जो देश चंदे पे जी रहा हो, षड्यंत्र पे जी रहा हो, झूठ पे जी रहा हो, आतंक पे जी रहा हो, जैसे पाकिस्तान, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ऐसे में क्या उसे कम्प्लीमेंट करने के लिए अगर स्यू मोटो खुद होके हिंदुस्तान ये कहे कि हम इसमें आना चाहते हैं, हिंदुस्तान की एक्सिस क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी स्वीकार्यता इजराइल में भी है,
ईरान में भी है, अमेरिका में भी है। तो सर, अब तक तो हिंदुस्तान को ये अपने कदम अपने उठा एक लेना सेकंड चाहिए। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, अगर अपनी ईगो को छोड़ के और हिंदुस्तान कहे कि मैं इनके पीस मॉडल को सपोर्ट करता हूँ, तो बहुत सारे लोग ये कहने आ जाएंगे पाकिस्तान का इनिशिएटिव और हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है। अरे मैं कहता हूँ अगर थोड़ी बहुत क्रेडिट आपके एनिमी को भी मिल जाए तो भी क्या आपके मतलब हिंदुस्तान पहाड़ की तरह है, अगर एक बोल्डर टूट के गिर भी गया तो क्या पहाड़ का कद कम हो जाएगा? अगर हिंदुस्तान इसमें थोड़ी सी सपोर्ट करे विदाउट थिंकिंग कि ये इनिशिएटिव पाकिस्तान का था, तो ये प्रॉब्लम सुलझ सकती है। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। सर, आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान के दखल से चीजें बहुत आसान हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी? और आपसे एक सवाल और भी है सर, पहली बार मिडिल ईस्ट में ऐसा देखा जा रहा है कि अमेरिका बैकफुट पर है। देखिए तरन्नुम जी, वी नीड टू बी रियलिस्टिक लिटिल बिट। इसका रीजन ये है कि हिंदुस्तान की दखल अंदाजी कितनी मतलब कहना चाहिए कितनी वैल्यूएबल है। हमारी जो इकोनॉमी है वो कितने ट्रिलियन है और अमेरिका की इकोनॉमी है वो कितने ट्रिलियन है, ऑलमोस्ट 12 टाइम्स। तो हम मतलब इस पूरे झंझट में फंस कर अगर मान लो कि कुछ और लोग नाराज हो जाते हैं तो भारत इन सारी चीजों में क्यों फंसेगा? और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का जो मीडिएशन है वो कितना रिलायबल है, कारण ये कि ना तो वो यूनाइटेड स्टेट को अपने अकॉर्डिंग प्रेशराइज कर सकता है, ना ईरान से कुछ ज्यादा कह सकता है। तो ऐसे हालत में वो केवल एक पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है, पोस्टमैन का काम कर रहा है कि उसकी चिट्ठी इसको दे दी और इसकी चिट्ठी इसको दे दी। हालांकि ये अलग बातें है कि दोनों ही कंट्रीज सफरर है और उन्हें सीरियसली देखना चाहिए। एक और चीज़ है कि डिप्लोमेसी की चीज़ें काफ़ी बारीक होती है और उसके लिए मुझे लगता है कि बरसों के अध्ययन की ज़रूरत होती है। जब तक आप पूरा एक टाइमलाइन और पूरा एक वो नहीं समझेंगे पूरी उस चीज़ों को, तब तक आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वही ईरान पे इस हालत में हमला कर सकते थे। उसके प्रेसिडेंट एक भी नहीं कर सकते थे। मतलब जो बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी में क्या यूनाइटेड स्टेट हमला कर लेता, जबकि चाइना की पूरी तरीके से डिपेंडेंसी यूनाइटेड स्टेट पे बड़ी नहीं थी, लिबरलाइजेशन ठीक से हुआ नहीं था। चाइना तो अब इसमें इसलिए नहीं इन्वॉल्व हो रहा है कि अगर कुछ होता है गड़बड़ तो चीन का अमेरिका के साथ जो बड़े हित हैं वो डिस्टर्ब होंगे। क्या रशिया उस समय इतना कमजोर था कि वो यूनाइटेड स्टेट को कुछ भी नहीं बोल पाता? और उसके बाद में और क्या खुद ईरान इतना कमजोर था? आर्थिक प्रतिबंधों के बाद में लंबी लड़ाई में उसको कमजोर किया गया है, फिर देखा कि उसकी आंतरिक हालत बिगड़ी है, लोगों में असंतोष है, अर्थव्यवस्था खराब है, तब जाके अमेरिका ने हिम्मत की है। ये किसी व्यक्तिगत प्रेसिडेंट का कोई व्यक्तिगत साहस या दुस्साहस नहीं होता है, उसके पीछे काफी लंबी चीजें चलती हैं। और दूसरी बात ये कि जब जब प्रेसिडेंट ऐसे गलत निर्णय लेते हैं तो हम पैनलिस्ट पहले ट्रंप साहब कहते थे, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप हो गए हैं और अब ज्यादातर पैनलिस्ट उन्हें मूर्ख कहते हैं। तो यही एक गरिमा है जो गिरनी होती है और ऐसे में अमेरिका की गरिमा गिरी है। और उसके बाद में इस ईरान वॉर के बाद में दुनिया ठीक वैसी नहीं रहेगी जैसे कि पहले थी। अमेरिका की इज्जत कम हो चुकी होगी, जो पूरा विश्व व्यापार है वो डिस्टर्ब हो चुका होगा। ईरान अपने युद्ध के हर जाने के रूप में हॉर्मुज़ स्ट्रीट से जाने वाले जहाजों पे टैक्सेस लगा चुका होगा और दुनिया के बहुत सारे देश पेट्रोलियम, जिसमें भारत भी शामिल है, ईरान से पेट्रोलियम खरीदना चाहेगा कम कीमत पे और उसके लिए अमेरिकन डॉलर्स नहीं होंगे। तो चीजें तो बहुत कुछ होती है पर उसके लिए मुझे लगता है कि काफी बारीक नजर की जरूरत होती है। बिल्कुल, और अमेरिका ने अपने ऊपर ही कुल्हाड़ी मारी है। अब काज़मी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। इस पूरे युद्ध में आपको सबसे ज्यादा खतरनाक कौन लग रहा है, ईरान की रणनीति या फिर अमेरिका की ताकत? अमेरिका की ताकत सबसे खतरनाक है और अमेरिका की सोच, अमेरिका का जो सोचने जो दुनिया को चलाने का आगे का निजाम है। जैसे त्यागी साहब ने कहा, फलाने उस प्रेसिडेंट ने सोचा था नहीं किया, दूसरे प्रेसिडेंट ने सोचा था नहीं किया, लेकिन अमेरिकन लोगों ने और व्हाइट हाउस ने ये सोचा था कि ये ट्रंप को अगर सेकंड टर्न्योर में आता है तो ये बूम कर देगा इकोनॉमी को। अमेरिका जो है, और किया भी इसने, कहीं टैरिफ, कहीं सैंक्शंस, कहीं ये शुरू में तो किया, लेकिन ये जो एटीट्यूड है ये एक्सेप्टेबल नहीं है आज दुनिया को। आज दुनिया का समीकरण बदल चुका है, दुनिया का सोचने का अंदाज बदल चुका है। आज वैसा दुनिया नहीं है
ये वैसी दुनिया नहीं है जो 60s 70s या 80s में हुआ करती थी। आज सब मुल्क जो है, देखिए एक बीमारी तो है अमेरिका को कि किसी भी को देख के वो बर्दाश्त नहीं करता है कि ये मुल्क आगे बढ़ रहा है, इसकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, इसके साथ तिजारत सब लोग करना चाहते हैं, इसलिए वो डाइजेस्ट नहीं करता है। ये जो 8 मुल्क हैं जहां यूएस बेसिस थे, वो तो चाहेगा कि इंडिया में भी यूएस बेस हो, वो तो चाहता है हर जगह छोटे से छोटे मुल्क में भी उसका बेस हो और उसकी ताकत का जो प्रदर्शन है वो हर जगह हो, वो तो चाहता है। वो देखिए वो चाहता है, कोई और चाहे तो वो उसको बर्दाश्त नहीं है, तो कोई और आगे बढ़े वो उसको बर्दाश्त नहीं है। ये नीति जो है ये बदलनी पड़ेगी, ये सोच जो है इसको तब्दील करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं ये वॉर जो है ये सारे पॉलिटिकल नरेशन, जियोपॉलिटिक्स के जो लवाजमात है उसको बदल देगा। क्या होगा क्या नहीं होगा हम उस पर चर्चा करते रहेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन ये है कि पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया ट्रंप साहब ने कि दुनिया जो है वो अपने अपने तरीके से चलेगी, अपना अपना मुल्क अपनी अपनी मजबूती रखेंगे तो दुनिया आगे चलेगी। और अपनी इंपॉर्टेंस बनाना हर मुल्क की जिम्मेवारी बन चुकी है। ये कहना और करना जो है, धमकियां देना, इस तरह से दुनिया ना चलती है, ना कोई मुल्क चलता है। ठीक है भानु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। आपको क्या लग रहा है अमेरिका जिस मकसद से इस युद्ध में कूदा था, डोनाल्ड ट्रंप के कुछ अपने नैरेटिव्स रहे होंगे, क्या वो मकसद में कामयाब हो पाए हैं? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं, अभी तक तो बिल्कुल नहीं हुआ। जो इन्होंने जितनी भी बातें कही थी या जिस मकसद से आए थे, या कहने के पहले जो एक वो हिजाब कंट्रोवर्सी एक रेवोल्यूशन के माध्यम से करना चाह रहे थे, इन्होंने सोचा था कि भाई ईरान की जो एक फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है वो खत्म हो जाएगी तो इट विल बी वेरी इजी। वो कुछ उनको अभी तक हासिल हुआ नहीं, क्योंकि खुद उनके स्टेट ऑफ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ वॉर थे, उनके जो दावे थे सबके दावे फेल हो गए। 5 दिन में कभी युद्ध खत्म कर रहे थे, कभी 1 हफ्ते में कर रहे थे, आज 1 महीने से ज्यादा हो गया। और उनको भी आज तक अभी तक कोई क्लैरिटी इवन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं है कि ये वॉर कहाँ जा रहा है, कब खत्म होगा। हम लोग जैसा भी अरविंद जी कह रहे थे, काजमी जी कह रहे थे, इस वॉर के बाद ही पूरा वर्ल्ड रीऑर्डर, पूरी जियोपॉलिटिक्स जितनी भी है एक रीशेप करेगी। क्योंकि ट्रंप जब से अपना इनका जो अपना सेकंड वो शुरू हुआ है, जो इनका टर्म शुरू हुआ है, उसके बाद से इनका एक एटीट्यूड रहा है, माई वे और हाईवे एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड रहा है कि पूरे वर्ल्ड को एक पता नहीं किस मानसिकता के साथ इन्होंने शुरू करा था, जो अब इस तरीके से एक बहुत ड्रास्टिक, वायलेंट और पूरे वर्ल्ड के लिए एक मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के बिजनेस के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही ये इसके बाद जो किस मोड पे दुनिया बैठेगी, किस तरीके से होगा, ये सबके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम आने वाला है। क्योंकि जब 91 में भी गल्फ वॉर हुआ था तो उसी गल्फ वॉर की वजह से और कुछ चीजें थी, भारत में ऐसी स्थिति आ गई थी कि कहीं ना कहीं उसके बाद ही जब चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट के टाइम पे सब कुछ हुआ था, गल्फ वॉर चला था, तो इतनी पॉलिसीज हमारी पूरी रीशेप हुई थी हमारे देश की, भारत की। उसके बाद जब पीवी नरसिंह राव जी की गवर्नमेंट आई, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो लिबरलाइजेशन का दौर आया, सारी चीजें आई। तो कोई भी जब इतना मेजर वॉर, स्पेशली जब एक एनर्जी बाउल ऑफ वर्ल्ड हो, वहां पर ऐसी लड़ाई चल रही हो, तो उसके बाद के जो आफ्टर मैथ्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक हम उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। जो एक चीज आती है क्या निकल के आएगी वो एक देखने वाली है। आई होप दिस वॉर एंड्स और ये ट्रंप को थोड़ी बुद्धि आए, ये चीजों से ठीक होने वाली नहीं है। चाहते हैं कि इस युद्ध का अंत हो। त्यागी सर, मैं आपके पास ही आऊंगी। इस बीच आप नाटो की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? नाटो ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है जी, मैं तो इस दृष्टि से देखता हूँ। और नाटो को इसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ आना चाहिए था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। क्यों आना चाहिए था? पहली बात तो ये कि अमेरिका को तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तेल में करीब करीब सेल्फ सफिशिएंट है, फुल्ली तो नहीं है लेकिन करीब करीब। नेटो को फर्क पड़ता है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज को फर्क पड़ता है, यूरोपियन कंट्रीज को फर्क पड़ता है, लेकिन उन्होंने अमेरिका को मना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर अमेरिका नेटो से अलग हो जाता है तो रशिया तो यही चाहता है। रशिया इसमें इस युद्ध में 2 ही विनर होकर निकलेंगे, एक तो इजराइल और एक रशिया। रशिया तो इसलिए कि उसके सैंक्शन उसने नहीं कहा कि हटाओ, मजबूरी में अमेरिका को हटाने पड़े। जिसका तेल डिस्काउंट पे बिक रहा था आज प्रीमियम पे बिक रहा है। वो रशिया
क्या चाहता था कि मैं नाटो के ऊपर हमला करूं या नाटो के ऊपर डोमिनेंस करूं या नाटो मेरे आधिपत्य में रहे, लेकिन अमेरिका बीच में आता था। आज नाटो ने अपने आप को अमेरिका के साथ ना लाके अपने आप को रशिया के और ज्यादा वल्नरेबल बना दिया उसके सामने। दूसरी बात, जो यूरोपियन है, इन यूरोपियन कंट्रीज को पुतिन कहा करते हैं कि ये कागजी शेर है, डरपोक है। यही बात रिपीट की डोनाल्ड ट्रंप ने, और यही बात अगर दुनिया नहीं समझती तो मैं बताऊं आपको कि यूरोप के जो आबादी है वो करीब 65 करोड़ है और रशिया की आबादी है करीब 15 करोड़। अब ये 65 करोड़ लोग 15 करोड़ के रशिया से डरे रहते हैं और मदद मांगते हैं किससे? 35 करोड़ के अमेरिका से। अब अगर अमेरिका ने भी वो मदद देनी बंद कर दी तो फिर ये 15 करोड़ लोगों से डरने का मतलब ये है कि इनको कागजी शेर कहना बिल्कुल लाजिम है, इनको डरपोक कहना बिल्कुल लाजिम है। और ये यूरोप ही है जिसने दुनिया के अंदर एक पुराने समय के अंदर मार दुनिया भर की लाइन खींच के उल्टे सीधे नेशन पेशन बनाए थे। आने वाले समय में जो वेव है ना, उसमें अगर एक क्रैश आता है तो ट्रंप भी आती है। ये समय मुझे लग रहा है कि नाटो के लिए सबसे नीचे जाने वाला है, इनकी सबसे ज्यादा दुर्गति होने वाली है। मैं भानु जी की एक बात की प्रशंसा करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि ईरान ने 2003 में ही भांप लिया था जब अमेरिका ने इराक के ऊपर इन्वेशन किया था। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और उसने ये देखा ईरान ने कि इनका एक कमांड जो था सिस्टम इराक का, जब वो ध्वस्त हो गया तो इराक हारता चला गया। इसलिए इन्होंने अपनी मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन बनाई ईरान ने। क्या थी वो डॉक्ट्रिन? कि क्या कहते हैं उसे, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि अगर पूरी की पूरी सेंट्रल लीडरशिप ऑफ ईरान वाइप आउट भी कर दिया जाए तो भी ईरान के जो 31 प्रोविंशियल कमांडर्स हैं उनको अलग ड्रोन, अलग मिसाइल, अलग टारगेट दे दिए गए थे कि आप इंडिपेंडेंटली लड़ते रहे। यानी कि आज अमेरिका और इजराइल एक ईरान से नहीं 31 ईरान से लड़ रहे हैं। नाउ दिस वाज द डिफरेंस एंड वेरी वेल ब्रॉट आउट भानु जी। आई सपोर्टेड। इसी पॉलिसी की वजह से अब तक ईरान टिका हुआ है अमेरिका और इजराइल जैसे स्ट्रॉन्ग नेशन के सामने। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास से आऊंगी। सर, डॉलर डोमिनेंस वर्सेस ऑल्टरनेटिव ब्लॉक्स की अब ये लड़ाई अब नजर आ रही है, कई फ्रंट अब खुल चुके हैं सर। अब आपको क्या लग रहा है सर, अगर मान लेते हैं ईरान कल भी नहीं मानता है, कई फ्रंट जरूर खुलेंगे, जाहिर तौर पर नाटो का भी जैसे अभी हमने जिक्र किया, सर इकोनॉमी लेवल पर क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, ईरान तो नहीं मानेगा, इसका कारण एकदम साफ है, क्योंकि ईरान के लिए ये कोई नई चीज नहीं है। ईरान इसके लिए दशकों से तैयारी कर रहा था। बस बात ये थी कि ये लड़ाई कब शुरू होनी थी या कौन से साल होनी थी। तो ईरान तो उसके लिए तैयार था, इसलिए वह एटॉमिक बॉम्ब भी बना रहा था, वो हर तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा था और स्ट्रेटजी भी बना रहा था। अगर ये लड़ाई होती है तो पूरा एक तो वर्ल्ड इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी होगी, जो उसका, और ये भी हो सकता है कि पूरा की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है, जिसकी चिंता है और जिसके लिए बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, खासकर अमेरिकन एक्सपर्ट्स, उन्होंने भी चेताया है और बहुतों ने रिजाइन भी किया है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ में। तो यह तो लगभग होना ही है। अगर ये चीजें चलती है तो भारत जैसे देशों के यहाँ पे भी महंगाई बढ़ जाएगी। भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो पहले से ही खतरे में है और भारत RIC ब्लॉक में एक मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है। डॉलर को चुनौती मिल सकती है, क्योंकि ऐसे में जो देश अपनी एनर्जी के लिए जो ढूंढ रहे हैं देशों को, चाहे कितना भी इसे डाइवर्सिफाई कर लें, पर जो सस्ता तेल ईरान दे सकता है वह कहीं और से मिलना मुश्किल है। और ऐसे में बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो प्रभावित होंगे। और बिल्कुल त्यागी साहब ने बिल्कुल ठीक ही बोला है कि इस लड़ाई में अगर कोई जीतेगा तो वो केवल इजराइल और रशिया ही जीतेंगे। रशिया का डाउटफुल है, पर हाँ इजराइल की तो लगभग तय है। पूरी लड़ाई लड़वा के अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब है उनका एक बयान तक नहीं आया है, जबकि हम देख रहे हैं कि ये लड़ाई मूलतः इजराइल और ईरान के बीच की थी। अमेरिका तो बीच में कूदा था इस पूरी लड़ाई में। जी तरन्नुम। ठीक है काज़मी साहब, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे समझना चाहेंगे अमेरिका अब
जिस तरीके से इस युद्ध में सक्रिय होकर दखल दे रहा है, बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान बदल रहे हैं सर, क्या लग रहा है इस मुद्दे पर अमेरिका के अलाइज जो हैं वो भी इंटरनली डिवाइडेड नजर आ रहे हैं? 100% वो डिवाइड हो चुके हैं। देखिए अब ट्रम्प जो है वो देखिए उसका जो काम करने का तरीका है वो एक जिद्दी आदमी है और अपने आप को अपने बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। वो टू टायर डिप्लोमेसी पे बिलीव ही नहीं करता है, वो जियोपॉलिटिक्स पे बिलीव ही नहीं करता है, वो बातचीत को समझता ही कुछ नहीं है। वो समझता है कि भाई मैं पूरी दुनिया को चलाने का ठेका मेरे पास है और आई एम द सुप्रीम कमांडर, वो उसी तरह चला रहा है। लेकिन इससे पहले जैसे त्यागी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जनाब इतने प्रेसिडेंट आए, वो भी युद्ध कर सकते थे, वो भी उस तरह से चल सकते थे जैसे ट्रम्प चल रहा है, नहीं चले। देखिए वही तरीका होता है एक सभ्य दुनिया को चलाने का। एक सभ्य जो प्रेसिडेंट होता है उसको बहुत सी चीजें कंसीडर करनी होती है। हमला करना, अटैक करना, एक इलाका ले लेना, किसी का तेल ले लेना, किसी के बॉर्डर्स ले लेने, इस तरह से दुनिया चलती नहीं है। उसके लिए भी एक तरीकाकार बनाने की जरूरत है जो बाकी सदरों ने करते रहे और वो अमेरिका चलता रहा। अमेरिका की साख भी उसी तरह क्रेडिबल रही है, लेकिन आज तो साख ही गिर गई जिसकी तरफ अरविंद जी बात कर रहे हैं। जब आपकी अपनी डिग्निटी ही नीचे गिर गई और हर मुल्क में अपने दुश्मन होते हैं, हर मुल्क में आपके अपने सोच से चलने वाले लोग नहीं होते, तो वो अमेरिका ने, ट्रंप ने बना ली है। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मैं ये बता दूं आपको तरन्नुम जी कि आने वाला दुनिया जो है वैसी दुनिया नहीं होगी जिस तरह की दुनिया में हम पैदा हुए थे, ये चल रहे थे, या वो जंगें जैसी हमने देखी हैं पहले वैसी जंग। ये अब दुनिया, पूरा वर्ल्ड नरेशन बदल जाएगा, जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। अगर ये कहता है कि 2 दिनों में मैं खत्म कर दूंगा ईरान को, तो देखिए कौन कौन से मुल्क डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो आ ही रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कितने मुल्क इन्वॉल्व होते हैं और ये जंग की दिशा किस तरफ जाती है। फिर आप और हम तो चर्चा कर ही रहे हैं क्योंकि हम सेफर जोन्स में बैठे हैं। अभी त्यागी साहब यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, तो हम बात करते रहेंगे और उसी तरह की बातें आगे चलती रहेंगी। बानू जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। खाड़ी देशों के लिए कितनी चुनौतियां सर आने वाले समय में? पूरी चुनौती है, भरपूर चुनौती है। और मैं अभी काजमी साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ नहीं दी, वॉर इज हैपनिंग इन आवर बैकयार्ड। हमें बिल्कुल इफेक्ट करेगा ये वॉर, भारत को बिल्कुल ड्रास्टिकली इफेक्ट करेगा। और खाड़ी देश जितना ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे भी कर्नल साहब कह रहे थे, अरविंद जी कह रहे थे कि ये इजराइल और रशिया की लड़ाई है। अगर उन दोनों की लड़ाई भी नहीं है तो ये जो एक चीज चल रही है, आप देखिए ना, वहां से जो डिपेंडेंसी है यूरोप की, नाटो कभी भी, नाटो के जो देश हैं उनके साथ ट्रंप ने इतनी दूरी बना ली है। चाहे आप एक अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट पे पर्सनल बयान कर रहे हो, आप एक देश के प्रेसिडेंट हो, आप उन्होंने जो बयानबाजी करी है लगातार जिस दिन से नाटो, क्योंकि हर देश अपना स्पेसिफिक इंटरेस्ट देख रहा है इस वॉर में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये यूक्रेन एशिया का या कोई ऐसा युद्ध नहीं है कि जिसमें आप घुस जाएंगे। ये वेनेजुएला का राष्ट्रपति वाला केस नहीं है कि आप किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लाएंगे। ये एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन है जहां पर युद्ध हो रहा है। मैंने पहले भी बताया कि वो जैसे एनर्जी और रशिया, जैसे ईरान का मैंने बताया था, ईरान आज नहीं, उसको कर्नल साहब ने भी इत्तेफाक रखा, वो बहुत टाइम से उसको प्रिपेयर्ड था, वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड था, ऑन ग्राउंड भी प्रिपेयर्ड था, अपना मिलिटरीली भी प्रिपेयर्ड था। वो हर तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लगा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल भाई हमको लड़ना है। और अमेरिका से लड़ना एक सुपर पावर, सुपर से भी सुपर पावर है, जिसके पास हर तरीके की कोई मतलब नहीं है कमी। उससे लड़ने के लिए आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो खाड़ी देशों की जो ये लड़ाई है, ये पूरा आज हम वी आर लिविंग इन अ ट्रस्ट डेफिसिट वर्ल्ड। और ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ अमंग द वर्ल्ड लीडर्स। आज की डेट में जो देश अपने आप में बहुत ही क्लोज रिलेशन, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, ये लोग बड़े एक क्लोज हो रहे हैं। इन्होंने लीबिया का ऑपरेशन करा, कई जगह उन्होंने साथ में ऑपरेशन करे। जब यहाँ की बारी आई ईरान की, तो क्यों फ्रांस पीछे हट गया, क्यों ब्रिटेन पीछे हट गया, यूनाइटेड किंगडम पीछे हट गया, स्पेन ने बिल्कुल मना कर दिया। क्यों यूरोपियन वो कंट्री जिनकी डिपेंडेंसी थी, जो साथ में खड़े रहे, वो आज भी नहीं आए, कल भी नहीं आए। और अब मेरे को लगता है, जो जहां तक मैं समझता हूँ, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, बट वो बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पॉइंट, जैसे शैलो वाटर्स की बात चली थी, ईरान उसको डोमिनेट करता है। और कभी भी आप ये देखिए कि अगर उसमें माइनिंग हो गई या माइंस डाल दिए, तो माइन स्वीपर से भी माइंस नहीं हटेंगे। और वो इतना, कोई भी शिप निकलेगा वो ईरान की डायरेक्ट फायरिंग रेंज में आता है। तो नोबडी विल, कोई कंट्री रिस्क नहीं लेगी इस तरीके की लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व होके, जिनके डायरेक्ट हित, और यूरोपियन कंट्रीज के हमारे इस वॉर से डायरेक्ट हित जुड़े, तो यूरोपियन कंट्रीज कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। अमेरिका ये भी एक रीजन है कि इंडिया भी बिल्कुल सक्रिय होकर दखल नहीं दे रहा है। अभी तक मेरे को लगता है जो हमारे भारत ने, इंडिया ने जो रिस्पॉन्स लिया, वो मैच्योर, एक बैलेंस रिस्पॉन्स लिया, इस तरीके का होना चाहिए था। क्योंकि आप कतर से हमारी जो डिपेंडेंसी है,
LNG की, वो सबसे बड़ा सप्लायर है। आप एक देश के साथ करके यहाँ पर एक बहुत ही मतलब बैलेंस डिप्लोमेसी भारत ने अभी तक ग्रुप को अपनाया, दैट शुड बी डन। वो एक तरीके से कहीं गलतियां हुई होंगी, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो डिप्लोमेटिक जो रहा है भारत का यहाँ पर व्यू रहा है, वो एक बैलेंस रहा है और अच्छा रहा है, ठीक रहा है, जैसा होना चाहिए। ठीक है, त्यागी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। ईरान ने सबसे पहले से स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर बहुत सख्त कदम उठाया। ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें ईरान ने कहा कि अब बाब अल मंदाब पर बड़ा कार्रवाई करते हुए उसको भी हम जल्द से जल्द बंद कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है कि ईरान ऐसा कर सकता है? क्या ईरान के हाथ में उसकी भी चाबी है? जी हाँ, क्योंकि वो बाब अल मंडेब के बिल्कुल साथ में है यमन, और यमन में हूती विद्रोही, और हूती विद्रोहियों ने कि वो लाल सागर के ऊपर इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले साल के युद्ध में दिखा दिया था कि अमेरिका ने लाख कोशिश कर ली, गार्जियंस बना लिए, दूसरे देशों के भी वारशिप बुला लिए, लेकिन हूती को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वो हूती कर सकता है बाबल मंडेब को, और बाबल मंडेब की भी चौड़ाई ज्यादा नहीं है जी, उसकी भी करीब 30-32 किलोमीटर है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी 30-32 किलोमीटर है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो अभी बिल्कुल सही कह रहे थे, क्यों नहीं आ रही है नेटो कंट्री? दरअसल में ईरान ने माइक्रो सबमरीन बनाई हुई है। माइक्रो सबमरीन में इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, डीजल इंजन वगैरह नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इंजन की आवाज बहुत कम होती है, और वो उस पानी के जब पानी के नीचे रहती हैं, उनको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है, और उनमें माइन लेइंग और टॉर्पेडो लगे हुए हैं। यानी कि अगर कोई जहाज वहां से गुजरता है ईरान की मर्जी के बगैर, तो वो उसका एम्बुश कर सकती हैं, उसको मार सकती हैं, या उसको एक्सप्लोड कर सकती हैं, बंद कर सकती हैं। दैट इज वन प्रॉब्लम। जो एंटीशिप मिसाइल्स हैं, ये तो बड़े कामों के लिए इस्तेमाल होंगी। जो उनके नेवल ड्रोन्स हैं, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसलिए नेटो कंट्रीज वहां पे नहीं आ रही हैं। बाबल मंडेब को ईरान ने एक अपने तुरफ का इक्के की तरह से, जैसे उसने रखा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, वो हूतीज को सक्रिय कर सकता है। कुछ बहुत सारे लोग जो कभी कभी ईरान के बैठते हैं शो में, वो नाराज होने लगते हैं, साहब आप क्या कह रहे हैं? भाई मुझे ये बताओ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कौन ऐसा देश है जिसने अपनी बहुत सारी आतंकी प्रॉक्सीज बनाई हुई हो? अब जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती है, अल बदर है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, कतैब हिजबुल्लाह है। क्या ये नेशन है? ये नेशन बिटवीन नेशन है। ये जिस देश में गए उस देश का सत्यानाश किया। अब अगर हिजबुल्लाह गए लेबनान में तो वहाँ कर दिया गड़बड़, वो हूती गए यमन में, या हमास गया गाजा में, या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स गया इराक में, इन्होंने दूसरे देशों को कमजोर किया। तो क्या इन्हें आतंकी संगठन नहीं माना जाएगा? और जब ये आतंकी संगठन है, तो इनकी वजह से जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के दूसरे देश हैं, वो बेशक इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम में, उमा के नाम में ये कह दिया हो उन्होंने कि हम अमेरिका को अपना स्पेस नहीं देंगे ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए, लेकिन असलियत में सब उससे दुखी हैं। उसके हूती ने ही सऊदी अरबिया में और यूएई में कुछ समय पहले उनकी ऑयल रिफाइनरीज में ऐसे हमले किए थे कि और प्रॉक्सी की भी कई भूमिकाएं जो है बेहद अहम हो जाती है। बने रहिएगा आप सभी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को सबसे बड़ी धमकी, एक रात में पूरे ईरान को खत्म कर सकते हैं। वो रात कल की भी हो सकती है। ट्रंप ने कहा 1 मिनट में हजारों कमांडो हमला कर देंगे। दूसरी तरफ लगातार सैनिकों की तैनाती, अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयमेंट जो है वो साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या ईरान इस चीज के लिए तैयार है, क्या वाकई जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इस तरह की धमकियां दी हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ कल का इंतजार है। अब देखने वाली बात कि कल क्या कुछ रहेगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ये हमला जो ईरान पर होगा, ये ईरान का खात्मा होगा। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैसे में ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को ये सबसे बड़ी धमकी है, और एक रात में पूरे ईरान को खत्म कर सकते हैं। क्या कुछ कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, आपको सुनाते हैं। Be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night.
The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. The entire country could... भानु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप को भी आपने सुना और लगातार अब इस वक्त हम बाब अल मंदेब को लेकर भी बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर कि ईरान ने ये जो धमकी दी है ये वाकई उसको अंजाम दे पाएगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं क्या उससे सच में ईरान खत्म हो जाएगा? तरुण जी, ये मुझसे सवाल है ना तरुणम जी? हेलो जी जी, बिल्कुल मुझे ऐसा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये केवल उनका डर एसेस करने के लिए है, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो ईरान उसके लिए तैयार है। ईरान ने जब इस लड़ाई में वह कूदा था तब भी उसे पता था कि उसे क्या करना है। दूसरी बात यह है कि उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहने होती हमास या हिजबुल्लाह को, ज्यादा अच्छा ये होगा कि हम उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल करें, नॉन स्टेट एक्टर, जो कि अक्सर पैनलिस्ट करते हैं। टेररिस्ट इसलिए नहीं है कि टेररिस्ट वो लोग होते हैं जो 60 से 70 हजार लोगों को मार देते हैं, और वो स्टेट होता है, वो अमेरिकन स्टेट है जो टेरर फैलाता है। खून से लथपथ छोटे छोटे बच्चे जब वहां गाजा के हॉस्पिटल्स में नजर आते हैं, और उसके बाद भी अगर किसी इंसान का दिल नहीं पसीजता है, एक मतलब मैं जो वो तस्वीर तो मेरे चेहरे से नहीं दूर हो रही है, जब 5 साल का छोटा बच्चा, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी होंगे, एक अपनी 2-2.5 साल की बच्ची को, बहन को खून से लथपथ, जिसके माँ बाप मारे जा चुके हैं, क्या वो लोग टेररिस्ट नहीं है? पता नहीं ये टेररिज्म की परिभाषा कहाँ से लोगों ने पढ़ी है, या कौन से मीडिया ने उसको समझाया है कि ये टेररिज्म क्या होता है। टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं होता है क्या, जैसा कि इजराइल या यूनाइटेड स्टेट या तमाम लोगों ने कर रखा है? तो वो सब चीजें सोचनी चाहिए जब हम खासकर इंसानियत और उन सब चीजों के लिए हम बातें करते हैं, तो वो हैं। दूसरी बात ये कि इंसानियत को तार-तार कर दिया गया। माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है, अभी युद्ध नहीं रोकेंगे ट्रंप। इजरायली मीडिया की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, ईरान के खिलाफ लड़ाई अब भी जारी रहेगी। तो एक तरफ कल की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, एक बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी चेतावनी ईरान को दी है, दूसरी तरफ इजरायली मीडिया की तरफ से ये दावे अपने आप में कई चीजों को बयां करते हैं। काजमी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। इजरायली मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि फिलहाल ये युद्ध जो है डोनाल्ड ट्रंप खत्म नहीं करेंगे, यानी कि जाहिर तौर पर कल की जो चेतावनी है वो सिर्फ एक ब्लफ है। वो कभी नहीं चाहेगा कि ये जंग खत्म हो जब तक ईरान का वजूद खत्म ना हो, क्योंकि ग्रेटर इजराइल बनना है और उसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है, और ये एक मास्टर स्ट्रोक है इस वक्त जो चल रही है। और वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक कहा कि इजराइल सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले में होगा, विनिंग सिचुएशन में होगा, जिस तरफ भी वॉर की जो डायरेक्शन है जाती हुई नजर आए। जितनी भी तबाही हो, इजराइल इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। लेकिन आप जैसे अरविंद सर कह रहे हैं, टेररिस्ट की परिभाषा तो बताइए जनाब। गन उठाई, किसी मिलिट्री, किसी को मार दिया, किसी सिविल पॉपुलेशन में चले गए तो वो तो ठीक है, लेकिन पेंट कोट पहन के एक व्हाइट हाउस में बैठ के आप पूरी दुनिया को टेररिज्म की परिभाषा सिखाते हैं और वहां से टेरर क्रिएट करते हैं और जिसको चाहते हैं जिसके खिलाफ लड़वा देते हैं। ये चीजें अब सोचने पे पूरी दुनिया मजबूर हो चुकी है। भैया टेररिज्म के कलर्स कितने हैं, टेररिज्म की जो परिभाषाएं वो कितनी हैं, वो आप दुनिया को दिखाइए, और वो डिबेट शुरू हो जाएगी इस जंग के बाद। और इस जंग के बीच में आप देखिए, आप जबरदस्ती से जब तक चाहते थे तब तक आप करते रहे, लेकिन जबरदस्ती का भी एक लिमिटेशन है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म होंगी। कोई वो प्लेटफॉर्म्स जो दुनिया को जोड़ने का काम करते हैं या दुनिया को एक डायरेक्शन देने का काम करते हैं, चाहे ये नाटो नहीं तो यूनेस्को से, यूनेस्को नहीं तो जनाब यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड नेशन नहीं तो जिनीवा कन्वेंशन से, कोई प्लेटफॉर्म्स तो होंगे जो दुनिया में अमन अमान को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। सिर्फ अमेरिका जो सोचता है या अमेरिका जो चाहता है वही होगा दुनिया में नाफिज, वैसा होगा नहीं। आप देख लीजिए, एक दिन की बात करेंगे, एक दिन में ईरान को तबाह कर, तो एक दिन में इजराइल ने यूक्रेन को खत्म कर देना था, एक दिन में गाजा को खत्म कर देते, एक दिन में किसी और को खत्म कर। ये जो गिदड़ धमकियां हैं ये चलने वाली नहीं है। आप एक दिन बाद, फिर 2 दिनों बाद हम डिबेट करेंगे, फिर वो एक नया फरमान आएगा कि 48 घंटों में हम खत्म करेंगे। दीज आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट्स व्हिच इंडिकेट दैट ट्रंप हैज लॉस्ट हिज। और बिल्कुल ये बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप के, ये भी जाहिर होता है कि उन पर दबाव भी बहुत ज्यादा है। वक्त की बेहद कमी है। त्यागी साहब, कादमी साहब, भानु जी, अरविंद जी, आप सभी ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल रुकते हैं अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।